हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल इन पेशेंट काउंसलिंग इन सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज व्हाई कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड इन पेशेंट काउंसलिंग। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत क्या है पेशेंट काउंसलिंग में। When pharmacists take on clinical roles like identifying and reviewing patient medication, देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का जब इंटरेक्शन हो रहा है पेशेंट के साथ, when he is identifying and reviewing patient's medication, when he is giving or providing medication counseling and offering information about the medicines or an adverse drug reaction, that means ADR monitoring services, तो ये सभी केस में देर विल बी द कम्युनिकेशन और देर विल बी द इंटरेक्शन इन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट. सो interpersonal communication skills that are critical for effective practice in between the pharmacist and patient. So that's why the communication skills that is required to the pharmacist. pharmacist के लिए ये बहुत ही important है कि कैसे उनको communicate करना है, कैसे उनको कुछ questioning करने हैं, तो कैसे patient के साथ बात करनी है. तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इफेक्टिव है. तो हम ये पूरी वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इंक्लूड एम्पैथी, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखिए, ये तीन चीज़ें आती है. सबसे पहले है एम्पैथी, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन in between patient and pharmacist. So first we will see about the empathy. Empathy, that means the ability to understand and share the feelings of another is empathy. At the heart of all effective communication, that is empathy. देखिए यहाँ पे the ability to understand and share the feelings, यहाँ पे किसी और को समझना या फिर उनकी फीलिंग्स को शेयर करना, दैट इज नोन एज द एम्पैथी. एंड एम्पैथी दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी टू सी एंड फील. देखिए, आप दूसरों को देखते हैं, उनकी कुछ परेशानी है तो उनको फील अगर कर सकते हैं द वे अनदर पर्सन डज. देखिए, दूसरों की अगर कुछ कोई उनके तकलीफ में है या फिर यहाँ पे अगर हम पेशेंट काउंसलिंग के बारे में देखें तो इफ द पर्सन ही इज सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक disease, so if we are suffering, if we are feeling their pain, then this is known as empathy. So empathy, that is also very much important for the communication. For example, a pharmacist may need to discuss paracetamol dosing with a mother who is anxious about her child's illness. देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि एम्पैथी मतलब क्या है. इफ देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट को अगर समझाना है, कोई एक मदर है कि जो उनका चाइल्ड है वो बीमार है ऑलरेडी एंड सी इज एंशियस अबाउट द चाइल्ड्स इलनेस, एंड इफ नाउ इन सच अ कंडीशन फार्मासिस्ट वांट टू एक्सप्लेन हर समथिंग अबाउट द मेडिसिन. सो इफ द फार्मासिस्ट कैन अंडरस्टैंड हाउ फ्राइटनिंग इट मे बी टू हैव अ फेब्राइल डिस्ट्रेस इन्फेंट हु हैज बीन रिफ्यूजिंग टू ईट. देखिए, ये कंडीशन में क्या रहेगा, जनरली ये कंडीशन एक भयानक स्थिति, वहाँ पे एक जो भी महिला है उनकी एक या फिर मदर है तो उनकी ये कंडीशन रहेगी. सी इज हैविंग वन ऑफ द बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फेब्राइल कंडीशन है, डिस्ट्रेस कंडीशन है, मतलब ऑलरेडी पेनफुल कंडीशन में जो भी इन्फेंट है वो वहाँ पे, एंड ऑल्सो इट इज़ रिफ्यूजिंग टू ईट, वो खाना भी कुछ नहीं खा रहा है. तो ऐसी कंडीशन में एक मदर की सिचुएशन क्या रहेगी. देन दे आर लाइकली टू बी मोर अटेंटिव एंड सिंपैथेटिक टू द मदर्स कंसर्न. देखिए, यहाँ पे अगर एम्पैथी ये फील हो रहा है, अगर फार्मासिस्ट को ये फील हो रहा है कि ये कंडीशन कैसी रहेगी, then and then only there will be the sympathetic condition will be formed, or accordingly the pharmacist he will communicate with the particular mother. This would enable the pharmacist to choose the suitable words. देखिए, ये इसके ऊपर से क्या बोलना है वो फार्मासिस्ट वो टाइम पे, या फिर एंड नॉन वर्बल मैसेजेस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मदर. यहाँ पे नॉन वर्बल मैसेजेस है, ये कम्युनिकेट करके वी कैन गिव द सपोर्ट टू द मदर एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एक्सप्लेन. तो एम्पैथी अगर ये आपको फील हो रहा है, then and then only you can suggest them and accordingly you can communicate with the
patient or communicate with the person. So for the communication skill, one of the important thing, that is the empathy. When feelings are not shared and empathy has not developed, the communication can be impaired. अगर फीलिंग शेयर नहीं हो रही या फिर एम्पैथी दैट इज नॉट डेवलप, देन इन ये कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन वो प्रॉपरली वहाँ पे नहीं होगा. द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी इज दैट इट एनेबल्स रेपोर्ट दैट मीन्स अ सिंपैथेटिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. देखिए यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथेटिक रिलेशनशिप to develop, and this is an important first step in establishing successful and interactive communication. देखिए एम्पैथी है ये सबसे पहला स्टेप है टू एस्टैब्लिश द सक्सेसफुल एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट. तो यहाँ पे एम्पैथी अगर डेवलप है तो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. सिंपैथेटिक डेवलपमेंट एक होगा और उसके बेसिस के ऊपर से इन बिटवीन जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएट होगी. सो दिस इज अबाउट द एम्पैथी दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन स्किल. देन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू द मीनिंग ऑफ वर्ड विच में बी स्पोकन और रिटन. मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा, जो भी आप बोल रहे हैं. वर्बल कम्युनिकेशन दैट मीन्स आप जो भी बोल रहे हैं पेशेंट के सामने, उसके बेसिस के ऊपर से देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, दोनों है ये वर्बल कम्युनिकेशन में कंसीडर हो सकते हैं. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज कैन बी कंफ्यूजिंग व्हेन वर्ड मीनिंग एंड नॉन वर्बल क्वालिटीज कन्फ्लिक्ट. देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप लिख कुछ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये कंडीशन में क्या होगा कि जनरली कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. तो जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी नॉन वर्बल जो भी क्रियाएं है वो संतुलित रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कंफ्यूजन क्रिएट कहीं पे भी या फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कहीं पे भी नहीं होगा. वर्बल और नॉन वर्बल इन बीच ये दोनों के बीच में एक बैलेंस हमें यहाँ पे प्रस्तावित करना पड़ेगा. एम्फेसिस टू कैन क्रिएट डिफरेंस इन मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू रिमेंबर टू टेक योर मेडिसिन दिस मॉर्निंग. देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज करना मतलब पर्टिकुलर कोई चीज को जोर देना, कोई पर्सन के ऊपर जोर देना. क्या आप भूल गए हो आज मेडिसिन लेना. तो ये एक क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली आपने एक पर्सन के ऊपर आपने जोर दिया है और उनको ऐसा हम कह सकते हैं कि उनको स्पेशली आपने आस्क किया है. तो ये कंडीशन में क्या होगा, इज लाइकली टू साउंड एक्यूसेटरी दैट मीन्स it will indicating that one believes that a person has done something wrong, whether he has done something wrong. आप उनको एकदम से जोर दे के पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने मेडिसिन ली है. तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि भाई ये यहाँ पे क्या मैंने कुछ गलती कर दी है या ऐसा. तो when we are speaking with the person or the patient, we need to consider कहाँ पे जोर देना है बात करते वक्त. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, बट इफ स्पोकन विदाउट एम्फेसाइज देन इट बिकम्स द न्यूट्रल इंक्वायरी. देखिए आप कहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जोर नहीं दे रहे तो ये न्यूट्रल इंक्वायरी बन जाता है. सामने वाले को ऐसा रहेगा कि भाई ये ऐसे ही हमें पूछ रहे हैं. तो कई बार वर्बल कम्युनिकेशन में एम्फेसाइज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन दिस इंक्लूड वर्बल कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स लैंग्वेज, टोन एंड पिच, volume, and also it includes the rate of speech. We will see one by one. First we need to consider about the language. It is a medium of communication. देखिए लैंग्वेज मतलब क्या है, ये एक जरिया है बात करने का. लैंग्वेज प्रॉब्लम में वर्चुअली स्टॉप काउंसलिंग प्रोसेस इवन दो पेशेंट इज इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग. देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी में बात करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग प्रोसेस, अगर द पेशेंट ही इज इंटरेस्टेड इवन दो इट विल बी स्टॉप. कम्युनिकेशन शुड बी इन अ सिंपल लैंग्वेज. देखिए सिंपल लैंग्वेज में बात करना है आपको. सिंपल लैंग्वेज मतलब यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज इन विच बोथ द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट आर फ्लुएंट एंड कंफर्टेबल. देखिए ऐसी सिंपल लैंग्वेज आपको चूज करनी है जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल हो
फार्मासिस्ट भी कंफर्टेबल रहना चाहिए और पेशेंट भी कंफर्टेबल और फ्लुएंट रहना चाहिए, उनको जो भी आप बोल रहे हो वो इजीली समझ में आना चाहिए। तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज आपको चूज करनी है। देखिए जनरली इंडिया में हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हिंदी दैट इज द बेस्ट लैंग्वेज। देखिए वहाँ पे इजीली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप स्टेट वाइज देखें तो स्टेट की जो भी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करना एक अच्छा रहेगा। अगर गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गुजराती में अगर आप उनसे पेशेंट के साथ बात करोगे तो उनको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज इट प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिकेशन। चूज द एप्रोप्रिएट टर्म्स बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए सभी पेशेंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी उनके बारे में पता नहीं रहता, तो यहाँ पे अननेसेसरी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर कुछ यूज करोगे तो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मोस्ट पेशेंट वुड नॉट अंडरस्टैंड द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को समझ में नहीं आएगा, बट दे विल नो व्हाट इज मीन्ड बाय हार्ट अटैक। दैट मीन्स इफ यू विल स्पीक देयर इज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन आप किसी पेशेंट को उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स दीज आर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसके लिए उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप यूज कर रहे हैं हार्ट अटैक तो उनको इजीली समझ में आएगा कि भाई ये हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज है वो इजी सिंपल, वी शुड अवॉइड द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। Therefore, developing vocabulary for both professional and common terms is useful for effective communication during patient counseling. देखिए प्रोफेशनल लैंग्वेज भी इतना ही इम्पोर्टेंट है एंड कॉमन टर्म्स दैट इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। मतलब यहाँ पे वोकेब्युलरी आपको डेवलप करना पड़ेगा। जनरल जो भी वोकेब्युलरी है जो रीजन में आप रह रहे हैं, इवन मैं गुजरात की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सौराष्ट्र में है तो उनकी वोकेब्युलरीज और उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट आती है। इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद द अहमदाबाद रीजन तो यहाँ पे वोकेब्युलरी आपको जो भी एरिया में आप रह रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको वोकेब्युलरी डेवलप करना चाहिए। देन कंफ्यूजिंग एब्रिविएशन एंड टर्म्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। देखिए कुछ एब्रिविएशन अगर हम यूज कर रहे हैं and if it confusing to the patient then we should avoid like this. For example, the notation QD is commonly used in North America and it means once daily. देखिए QD that means once daily you have to take the dose but has been confused with the QDS. कई बार QDS which in other countries it means 4 times a day. देखिए QD और QDS के बीच में अगर आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन बिटवीन such a terminology, or instead of that you can write in a local language also, in a prescription also you can write in a local language. Now counselor must use the standard pronunciation of medical terms during the patient counseling. प्रोनाउंसिएशन भी आपको जानना पड़ेगा। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए भी फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि रीजन वाइज कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब लैंग्वेज जो भी है, हम अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें करना है तो लैंग्वेज के बारे में ये सब हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देन टोन एंड पिच। द टोन एंड पिच दैट मीन्स हम यहाँ पे अंतराल जो भी हम दो शब्दों के बीच में कितना गैप हम रख रहे हैं ऑफ वॉइस, इट इंडिकेट्स द फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द फार्मासिस्ट एंड देयरफॉर इट शुड बी प्रॉपर ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए टोन एंड पिच जो भी आपका रहेगा उसके ऊपर से पेशेंट को पता चलेगा कि भाई व्हाट फार्मासिस्ट इज फीलिंग फॉर हिम एंड ऑल्सो व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन एंड ऑलवेज द टोन एंड पिच इट शुड बी केयरिंग एंड रीएश्योरिंग। केयरिंग रहना चाहिए, जो भी पिच है वो केयरिंग और रीएश्योरिंग होना चाहिए। मतलब उनको पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये मेरे डाउट है, वो जो भी डाउट है वो सब क्लियर करेंगे। मतलब ऐसी स्पीच आपकी टोन या पिच ऐसा रहना चाहिए कि जिससे पेशेंट के सभी डाउट क्लियर हो। उनको कुछ पूछना है वो घबराने नहीं चाहिए, फियर्स भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो अगर कुछ पूछना है तो वो इजीली पूछ सके आपको, ऐसा आपको टोन वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। देन वॉल्यूम। काउंसलिंग रिक्वायर क्वाइट प्लेस। देखिए काउंसलिंग जनरली क्वाइट प्लेस पे होना चाहिए वेयर वॉल्यूम ऑफ द फार्मासिस्ट शुड नॉट बी
अननेसेसरीली रेज्ड, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वॉल्यूम होना भी नहीं चाहिए। ऑल्दो इट मे बी नेसेसरी टू स्पीक मोर लाउडली विद द पेशेंट हैविंग हियरिंग प्रॉब्लम। देखो अगर कोई पेशेंट को अगर ऑलरेडी हियरिंग सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में आपको आवाज़ या फिर आपका वॉइस है वॉल्यूम है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादा अगर क्वाइट प्लेस रहा तो सबसे अच्छा है, अननेसेसरी वहाँ पे कोई आवाज़ आनी नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अ कम्युनिकेशन। देन द स्पीड, क्लैरिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन इट डिपेंड्स ऑन आवर स्पीड ऑफ स्पीच। देखिए आप कितना जल्दी से बोल रहे हैं उसके ऊपर भी उसके ऊपर से क्लैरिटी एक डिफाइन हो सकती है, क्योंकि सामने वाले आदमी है जो भी पेशेंट है उसको अगर स्पीड सही है तो ही उनको आप क्या बोल रहे हो वो समझ में आएगा। द स्पीड ऑफ स्पीच ऑफ फार्मासिस्ट शुड बी ऑप्टिमम। पेशेंट में बी रिलक्टेंट टू इंटरेक्ट विथ अ फार्मासिस्ट who speak quickly by feeling that pharmacist is too busy. That means patient may be reluctant, that means patient hesitate होगा to interact with the pharmacist। कई बार अगर आप जल्दी से बोल रहे हैं तो पेशेंट हेजिटेट होगा, वो आपको इजीली कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे एंड ही विल फील दैट यू आर इन अ बिजी मोड। दैट मीन्स आप बहुत ही बिजी चल रहे हो और आपको जल्दी से काम निपटाना है और आपको जल्दी से जो भी पूछना है वो आप पूछ लो। ये एक स्पीड के ऊपर से सामने वाला जो भी है पेशेंट है वो ये इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वेयरएज अ पर्सन हु स्पीक्स टू स्लोली मे लूज द इंटरेस्ट ऑफ लिसनर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप धीरे 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 अगर बात कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप बहुत ही धीरे बोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि भाई टू स्लोली दैट मे लूज द इंटरेस्ट, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई बहुत ही ज़्यादा धीरे नहीं बोलना है। सो दैट मीन्स वी कैन से द स्पीड ऑफ स्पीच दैट शुड बी ऑप्टिमम स्पीड पे आपको यहाँ पे बोलना है। लिसनिंग स्किल, देखिए अभी तक हमने लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस किया है, देन आफ्टरवर्ड लिसनिंग, सुनना, यहाँ पे हमें सुनना है तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ द लिसनिंग स्किल, डेवलपिंग गुड लिसनिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट अ क्लियर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टू ऑब्टेन रिलायबल इंफॉर्मेशन। देखिए आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लिसनिंग में आपको इम्पोर्टेंट जो भी इंटरेक्टिव या फिर कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो भी पेशेंट बोल रहे हैं उनको शांति से सुनना है, तो तभी आप कैच कर सकेंगे अगर आप शांति से उनको सुन रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। गुड लिसनर आर एबल टू मेंटेन देयर अटेंशन एंड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल प्री ऑक्यूपेशन। देखिए एक्सटर्नल प्री ऑक्यूपेशन मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल द टेलीफोन। देखिए आप जनरली क्या होता है कि आप किसी को सुन रहे हैं और ये कंडीशन में आपकी रिंग, फोन की रिंग बजती है, तो अगर वो साइलेंट मोड में, जनरली देखिए कम्युनिकेशन आप जब भी पेशेंट काउंसलिंग चल रहा है तो इट शुड बी इन अ साइलेंट मोड, बट इवन दो साइलेंट मोड में भी अगर ये कंडीशन में अगर वहाँ से कोई फ़ोन बज रहा है तो ये कंडीशन में भी क्या होता है कि जनरली हमारा अटेंशन वहाँ पे जाता है। जब भी आपका अटेंशन फ़ोन के ऊपर जाएगा तो सामने वाले आदमी जो भी पेशेंट है उनको बोलने में या फिर उनको ऐसा लगेगा भाई पर्सन द फार्मासिस्ट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ मी। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज नीड टू कंसिडर about the external preoccupation and also internal divergence। देखिए internal diversion that means thoughts on an unrelated topic such as an assignment due tomorrow। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल डाइवर्जन होता है। इंटरनल डाइवर्जन मतलब आप सामने वाला आदमी बोल रहा है लेकिन आप अपने विचार में चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ अनरिलेटेड टॉपिक्स, अभी आपकी बात चल रही है, आप पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं और वो टाइम पे पेशेंट कुछ बोल रहे हैं तो वो टाइम पे आपका क्या होगा कि आपका कोई असाइनमेंट अगर पेंडिंग है तो उसके बारे में आप सोचने लगेंगे कि भाई ये मुझे ख़त्म करने के बाद ये काम करना है, फिर वो काम करना है। तो दिस आर द इंटरनल डाइवर्जन्स। सो व्हेन वी आर लिसनिंग द पर्सन, देखिए ये जनरल, यहाँ पे तो हम पेशेंट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली कभी भी अगर लिसनिंग आप कहीं पे भी, अगर आप लेक्चर में है या फिर कहीं और जगह पे है, तो लिसनिंग स्किल्स में ऑलवेज वी नीड टू कंसीडर दिस टू फैक्टर
कि एक्सटर्नल प्री ऑक्यूपेशन अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट, एंड ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर अबाउट द इंटरनल डाइवर्जेंस. सो दिस इज दिस कम्स अंडर द लिसनिंग स्किल. नॉन वर्बल क्यूज सच एज मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट. देखिए यहाँ पे एक दूसरा है जो आई कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमें मेंटेन करना है. आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, बट वी डू नॉट नीड टू डू द स्टेयरिंग. यहाँ पे हमें स्टेयरिंग नहीं करना है या फिर गेजिंग, कुछ गेज नहीं करना है. ये दोनों चीज यहाँ पे हमें कंसीडर करनी है. एंड द मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट कैन डेमोन्स्ट्रेट द अटेंशन एज कैन नोडिंग. यहाँ पे अगर नोडिंग मतलब कई बार हम जनरली क्या होता है कि भाई सामने वाले कुछ बोल रहे हैं तो वी आर डूइंग नोडिंग. नोडिंग दैट मीन्स हम सर हिला रहे हैं. तो ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये हमें करना है यहाँ पे. देन वर्बली वी आर डूइंग इकोइंग द पर्सन सिग्निफिकेंट वर्ड, और इवन वी आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑल्सो व्हेन द काउंसलिंग इज गोइंग ऑन. Verbally echoing, that means we are doing yes I can understand. So these are the things that we should do when we are communicating the patient when the counseling is going on. That means this all comes under the non-verbal cues, but it comes under the listening skill. देखिए ये हम कब कर रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं. तो पहली चीज है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हमें आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट रखना है. और इसके बाद हमें हम नोडिंग कर सकते हैं, मतलब सर हिला सकते हैं. एंड दूसरी चीज यहाँ पे है वी कैन से वर्बली इकोइंग मतलब अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसके रिटर्न में हम हाँ ऐसा ये लाइक दिस साउंड वी कैन डू, और वी कैन से इवन यस आई कैन अंडरस्टैंड, और वी कैन आस्क द क्वेश्चन we can ask the question also over here. Then good listener will also use statement which back up and support the speaker. For example, देखिए आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वैसे ही एग्जांपल है. नाउ आई सी व्हाट यू मीन. दैट मीन्स अब मुझे समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट यू मीन. ठीक है, तो ये सब प्रोनाउंसिएशन है, ये फिर ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे सेंटेंस है कि जो कम्युनिकेशन या फिर आपका जो पेशेंट काउंसलिंग चल रहा है उनको लाइव रखते हैं. एंड this help keep the conversation interactive and flowing. So that's why in listening skill we need to maintain the eye contact, nodding and also echoing. Then non-verbal message generally begin to be received and interpreted as soon as something catches our attention. देखिए non-verbal communication को अगर हम consider करें तो non-verbal communication कहाँ से स्टार्ट होगा, आप किसी को देखेंगे, आपकी आंखें किसी के ऊपर पड़ेगी, वहां से ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर आपके ध्यान में कोई आएगा सामने वाला पर्सन. अगर यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो जब भी आपके सामने कोई पर्सन आ रहा है तो वहीं से ही ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू पीपल फर्स्ट मीट बिफोर अ वर्ड इज स्पोकन इंप्रेशन आर फॉर्म्ड from information gained through sight, information that might be gained through the sound, smell we can consider, and also sometimes we can consider about the touch such as through shaking hands. देखिए हाथ मिलाना, हाथ यहाँ पे कैसे मिला रहे उसके ऊपर से भी कम्युनिकेशन की स्किल्स ये एक है. तो आप कैसे हाथ मिला रहे उसके बेसिस के ऊपर से ही सामने वाला पर्सन है या फिर फार्मासिस्ट है पेशेंट है तो वो आपको जज करने लगता है. And also what is the expression on their face when you meet first time you meet with the another person, and how are they dressed, how old are they, what perfume are they wearing, then do they appear hostile. If the person is hostile मतलब unfriendly है या फिर friendly है, whether the person is hostile or friendly and many things. That means ये सभी चीजें हैं जब भी आप कोई सामने वाले पर्सन को मिल रहे हैं. देखिए ये पेशेंट काउंसलिंग में ये दोनों तरफ से होता है, फार्मासिस्ट के तरफ से भी और पेशेंट के तरफ से, दोनों तरफ से ये हो सकता है कि भाई आप जब भी किसी को मिलते हैं तो these are the things that will catch your eye. ये सभी चीज़ें ऐसी है कि this comes under the non-verbal communication. We will see some important thing over here. For example, non-verbal communication skill it includes the message conveyed through the body posture. देखिए बॉडी पोस्चर आपका क्या है उसके बेसिस के ऊपर से सीधा पता चलेगा सामने वाले इंसान को.
देखिए ये एक बॉडी पोस्चर है, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्चर दिए हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये आदमी कुछ सोच रहा है, यहाँ पे हाथ है, दैट मीन्स ही इज थिंकिंग समथिंग। देन he is, for example, over here one person is there, he is asking to someone, then one person over here, God please, that has been written, that means यहाँ पे वो कुछ तो परेशानी में है। देन यहाँ पे ये देखिए हॉस्टाइल तरीके से यहाँ पे लग रहा है। नाउ लिसन, मतलब यहाँ पे हॉस्टाइल अनफ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पे लग रहा है। सो दीज आर द सम पोस्चर आई वांट टू शो यू कि ये सब पोस्चर है, इसके ऊपर से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, एंड दिस कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ नॉन वर्बल मैसेज कैन असिस्ट वर्क ऑफ काउंसलर ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। देन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे हम कंसीडर करें तो उसमें सबसे पहले we need to consider about the proximity, that is the distance between the pharmacist and patient. It shows the distance in between pharmacist and patient. It should be proper. देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, आप जब काउंसलिंग कर रहे हो तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जनरली काउंसलर शेल यूज प्रोक्सिमिटी ऑफ 45 सेंटीमीटर to 1.2 मीटर ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस जनरली इट शुड बी मेंटेन एंड इट कम्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज। देन आई कॉन्टैक्ट, अगेन आई कॉन्टैक्ट ये हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था। द आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अटेंशन एंड सजेस्ट द ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस। देखिए आई कॉन्टैक्ट के ऊपर से आपको पता चलेगा, सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि वेदर यू आर गिविंग द अटेंशन और नॉट, एंड ऑल्सो whether you are honest or if you have the confidence or not. So these are the things that naturally it can be understood by the eye contact. Then some patient may avoid looking into the counselor's eye due to cultural or personal reasons such as sadness. देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट है वो सामने या फिर डायरेक्टली ही विल नॉट सी इन द आई, यहाँ पे सामने से बात नहीं करेंगे क्योंकि या फिर उनको सैडनेस है या फिर कुछ डिसीज कंडीशन है या फिर कल्चरल रीजन भी उनके हो सकते हैं। तो ये कंडीशन में क्या है कि कम्युनिकेशन आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आई कॉन्टैक्ट आपका मैक्सिमम होना चाहिए विद द पेशेंट। देन फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे हमेशा लगती है। फेशियल एक्सप्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इमोशनल स्टेट। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और कितने इमोशनल है, ये सभी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाती है। दिस कैन बी यूज ड्यूरिंग द काउंसलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी टूवर्ड द पेशेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए फेस के ऊपर से, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर से ही पता चल जाता है, या फिर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द एम्पैथी ऑन द बेसिस ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन ओनली, एंड this can be one of the way for the effective communication. People instinctively observe the face to gain the information which is not provided verbally. देखिए कई बार कुछ information रहती है वो आप provide करना चाहते हैं but it can be provided by through the face. फेस के ऊपर से पता चल जाता है कई बार कि भाई ये सामने वाला इंसान है, ये ऐसा कुछ कहना चाहता है। तो that information can be gained by the expression of the face only. For example, does the person look angry, happy, worried, relaxed, friendly and so on. That means यहाँ पे सामने वाला इंसान एंग्री है, हैप्पी है, वरीड है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल सकता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर यहाँ पे रखा है that shows the face expression. For example, this shows the happiness. These are the universal facial expression. This shows the sadness. अगर आप सैड है तो फेस के ऊपर से पता चल जाएगा। Angry, if you are angry, then the facial expression will be like this. And if you are in a fear, then the expression will be like this. So facial expression, it plays very much important role in a communication skill. Then the diagrams. Diagrams are another form of non-verbal messages that's used to convey the information. जनरली यहाँ पे हम एज अ डायग्राम वी कैन यूज द पिक्टोग्राम। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आपको यहाँ पे कुछ समझाना है, एक्सप्लेन करना है, सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज द पिक्टोग्राम, अ पिक्चर विच रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट, एंड दिस हैव बीन एडेड रिसेंटली टू डेवलप द communicate the medical and medication information to people who are
इलिटरेट। देखिए अगर इलिटरेट कोई इंसान है, वो कोई पेशेंट है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन में वी कैन यूज द पिक्टोग्राम्स ऑल्सो। पिक्चर के ऊपर से उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिक्टोग्राम कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेडिसिन लेबल और टू शो हाउ टू एडमिनिस्टर अ डोजेज फॉर्म सच एज आई ड्रॉप। देखिए ये मेडिसिन लेबल के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, यहाँ पे कोई डोजेज फॉर्म कैसे लेना है, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप है तो आई ड्रॉप कैसे लेना है, ये हम पिक्टोरियल व्यू से हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए जनरली नेब्यूलाइजर कैसे लेना है, कैसे उनका यूज करना है, तो ये सब चीजें पिक्टोरियल व्यू से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर द some things about the we can say regarding the non-verbal communication skills. So यहाँ पे हम एंड करेंगे। यहाँ पे तो पूरे वीडियो में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की है। कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर अबाउट द एम्पैथी, देन वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल two part we have divided. One of that language. In language we discuss about the tone and pitch, volume and speed. Then listening skill, that is important. And the non-verbal communication. Under the non-verbal communication, the important things that are the proximity, eye contact, facial expression and diagram. So this is all about the communication skill in a patient counseling. Thank you for watching this video.